हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना मैथ का लेक्चर नंबर 1 और वीडियो नंबर भी 1, जो कि प्रश्नावली 1.2 का है। प्रश्नावली 1.2 का है। तो मैं प्रश्नावली 1.2 बताने से पहले आपको आपको क्या करूंगा कि मतलब उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। जिस इसमें जो 1.2 में जितने फार्मूला आपके मतलब जितने सूत्र प्रयोग होंगे, यूजफुल होंगे वो, और जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं, आप किस किस टॉपिक को कैसे कैसे कवर कर सकते हो वो बताया जाएगा। यानी कि आज का जो हमारा क्लास है ना, उसमें हम लोग 1.2 के बेसिक नॉलेज के बारे में बात किया जाएगा। तो बेसिक नॉलेज के बारे में बात किया जाए, यानी कि बेसिक ज्ञान, यानी कि एकदम छोटा सा, एकदम एकदम नीचे से एकदम उसके ज्ञान के बारे में एकदम जड़ तक उसके जाया जाएगा कि 1.2 में हमारे कौन कौन से फार्मूला यूज होंगे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि आप किताब खोलते होगे तो 1.2 शुरू करने से पहले एक टॉपिक आता होगा कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, या सॉरी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ये क्या है? एक टॉपिक आता होगा अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। इसे आपको समझना होगा। इस चैप्टर में आपको घुसने से पहले इसको ध्यान से समझना होगा कि सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में क्या कर अभाज्य गुणनखंड करना ही हमारा क्या होता है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय होता है। नहीं समझ में आया? तो आप इसमें दो चीज आपको समझना है, एक भाज्य संख्या है और दूसरा अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होते हैं जो एक स्वयं तथा किसी और संख्या से भी कट जाते हैं, किसी और संख्या से भी कट जाते हैं। और अभाज्य संख्याएं वो होते हैं जो कि स्वयं और एक से कटते हैं। आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं, यानी कि मेरा सबसे सबसे शुरुआत वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 1 सबसे शुरू यानी कि प्रश्नावली 1.1 के लेक्चर नंबर 1 में ये सारे संख्याएं पढ़ाए गए हैं। आप उसको भी, उस वीडियो का अगर देख ले तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जीवन में कभी कोई संख्याओं की कोई भी संख्या आपको भूलेगा नहीं। कौन कौन सी संख्या है, कैसे किस संख्या को पहचानेंगे। तो सबसे पहले अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में बात करने से पहले हम उसके बारे में समझ लेते हैं कि इसके मतलब इसमें क्या क्या प्रयोग होगा। तो प्रत्येक भाज्य संख्याओं को यहां आप लिख रहे हैं, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना ही अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। लिखना रूप में व्यक्त करना या लिखना ही व्यक्त करना व्यक्त करना ही अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। प्रत्येक भाज्य संख्याओं के बारे में अगर बात की जाए तो वो संख्याएं जो स्वयं एक और किसी और संख्या से कट जाए। इसमें आपको जैसे कि मान लो आपको एचसीएफ निकालते हो, एलसीएम निकालते हो, तो सबसे पहले कोई संख्या दी रहती है। जैसे कि कोई भी संख्या अगर मान लीजिए आपके पास अगर दे दिया जाए, तो मान लो कि एक हमारे पास संख्या है 15, तो 15 भाज्य संख्या है। 15 किससे कट जाएगा? तो 3 गुणे 5 कट जाएगा, इंटू 1 से भी कट जाएगा। हाँ, तो आपको अगर बात किया जाए तो वे संख्याएं जो स्वयं अथवा एक से और किसी अंक से भी कट जाए, कौन सी संख्या कहलाती है? तो अभाज्य संख्या कहलाती है। ये हो गया अपना अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य गुणनफल या ये हो गया हमारा भाज्य
भाज्य संख्या, ये हो गया हमारा भाज्य संख्या। इसी तरह कोई और अंक भी ले सकते हैं हम, किसी तरह भी ये गुणनफल होगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, या इसको भी लिख दीजिए अभाज्य संख्या। ये कौन सी संख्या है? तो अभाज्य संख्या है। हाँ, इसी तरह अगर 18 ले लें तो 18 का क्या होगा? 18 अगर निकाला जाए तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 दूनी 6 3 18 इंटू 1, समझ गया? ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या और ये हो गया हमारा भाज्य संख्या। क्लियर समझ में आ गया कि भाज्य और अभाज्य क्या है? तो प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना ही क्या होता है? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय होता है। इसमें आपको सबसे पहले कि अगर एक अंक दिया रहेगा, यानी कि सिर्फ भाज्य कोई संख्याएं दी रहेगी, कोई भाज्य संख्याएं, अगर उसका एचसीएफ पूछेगा या एलसीएम पूछेगा तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब जब दो संख्याएं दे देगी तब उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? तो आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। तब तक के लिए इसको आप समझ लिए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आपको बढ़ते हैं। तो आप समझ गए कि भाज्य संख्या अंकगणित का आधारभूत प्रमेय में आपको क्या करना है कि भाज्य संख्याओं का गुणनखंड निकालना रहता है। अब आपको क्लास 10th में ऐसा नहीं करना है। क्लास 10th में क्या होगा कि आपको कोई संख्याएं दी रहेंगी और उसका हमें जो क्या होता है गुणनखंड निकालना रहेगा ना, उसको हम वृक्ष रूप में निकालेंगे, यानी वृक्ष विधि। ये वृक्ष विधि क्या है? तो भाज्य संख्याओं के गुणनफल के वृक्ष विधि टॉपिक है भाज्य संख्याओं का गुणनफल वृक्ष विधि द्वारा। इसी का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग कब होगा? जब संख्याएं आपके कौन सी होंगी? जब संख्या आपकी एक होगी। जैसे संख्या एक का मतलब क्या? संख्याओं का मतलब एक संख्या होगी, बस एक संख्या। जैसे कि मान लो आपके पास कोई भी संख्या रहेगी, दो संख्या नहीं होगी। मान लो मेरे पास संख्या होगी 25 संख्या है, मान लो 25 एक संख्या है तो एक ही यही संख्या रहेगी। 26 कोई संख्या हो जाएगा, इसके जगह पर कोई और संख्या हो जाएगा, लेकिन दो संख्या नहीं, 25 और 26 एक ही साथ नहीं आएगा। समझ क्या ना, 25 और 26 क्या होगा? एक ही साथ नहीं आएगा। क्लियर समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो वृक्ष विधि क्या है? जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी संख्या है, जैसे कि तुमने बोल दिया कि आप लिख लीजिए 15, मैंने लिख लिया 15, तो आपको संख्या दी रहेगी तो वृक्ष विधि कैसे? आपके यहाँ पर इसके दो टांग खींचने हैं, दो टांग है ना, दो टांग खींचने हैं और जिससे तुमको काटना है। तो आप जानते हो कि विषम संख्या है 5, तो ये किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा। तो 3 पच्चे 15, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 3 पच्चे 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पर जिससे काट रहे हैं उसको और जितना बच रहा है उसको। समझ में आ गया? यानी कि 3 पच्चे 15 होगा। क्लियर समझ में आ गया? और फिर से आपको इसको छोड़ देना है, इस वाले अंक को, इसको नहीं, इस वाले अंक को, इसका भी अब दो टांग खींचना है। हाँ, अब इसको करोगे तो 5 एकम 5। जब आपका यहाँ पर एक आ जाएगा तो समझिए कि हमारा गुणनफल यानी गुणनफल जो है कंप्लीट हो गया। अब इसका वृक्ष विधि यही है ना। और सबसे अब इसके बाद से 15 का पूछेगा, 15 का गुणनफल क्या हो गया हमारे पास? इस वाले साइड इस साइड के लिखते हैं, यानी 3 इंटू 5 है ना, 3 इंटू 5 और इसको भी लिख लेंगे 1। समझ गया? यही है हमारा वृक्ष विधि। इस पर एक और बता दिया जाए, इस पर एक और आपके क्वेश्चन दिए हैं, एक और क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन बता दिया जाए। बता दिया जाए कौन सा क्वेश्चन? हाँ, 140 बता दिया जाए। मान लीजिए एक क्वेश्चन है 140। आपको सबसे पहले क्या करना है? इसके दो टांग खींचने हैं और ये देखिए 0 है यानी सम है तो 2 से कट जाएगा। तो 2 से कटेगा तो कितने बार में कटेगा? 2 सत्ते 14, 0 आगे कि नहीं आ गया। फिर इसके दो टांग खींचने हैं, कितने आ गए हमारे पास? कितना आ गया? तो हमारे 2 से भी कट जाएगा, तो 2 त्यां 6 और 2 पच्चे 10। अब देखो ये 5 आ गया, 5 आ गया तो ये किससे कटेगा? 35, 5 से कट जाएगा तो 5 सत्ते 35, 7 से कट गया। आप चाहे तो इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं। 7 के दो टांग खींच दिए, 7 एकम 7। समझ गया? 7 एकम 7।
अब इस साइड के एकदम जो लास्ट वाले वर्ड होते हैं ना, जो लास्ट वाले, तो उसके 2 और इस साइड के इतने। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड तो 2 ये वाले है ना, ये वाले लिए जाते हैं हमेशा, आप यही सब लोगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। आप अगर 1 नहीं लेना चाहते तो छोड़ सकते हैं यहाँ पर, तब इसके 2 टांग खींचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए आप 1 नहीं लिखना चाहते हैं, यहाँ पर 1 नहीं लिखना चाहते, तो आप यहाँ पर इसको क्या करिए, आप इसको इतना मत लिखिए, यानी कि आप यहाँ तक रहने दीजिए। लेकिन आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा। ये हो गया। अगर आप एक और अगर उदाहरण लेना चाहें तो एक और उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर आपको फर्स्ट बताया गया, एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर आपको सेकंड बताया गया, और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर आपको थर्ड बताया जा रहा है। एक और हम ले रहे हैं 156 का ले रहे हैं, 156 का ले रहे हैं। फिर इसको क्या करेंगे, 2 टांग खींचेंगे, देखेंगे कि सम संख्या है लास्ट में, संख्याओं के अंत में कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16 कट गया। अब इसके 2 टांग खींचेंगे, 2 टांग खींचे तो कितना आ गया हमारे पास, फिर सम संख्या आ गया, तो 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 नवा 18। अब यहाँ पे देखें तो 39 आ गया। 39 किससे कटेगा, 39 किससे कटेगा, 39 यहाँ पे 3 से कट जाएगा, ये कितने कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिकी 9। अब ये 13 किससे कट जाएगा, 13। या अगर 1 लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 13 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 13 एकम 13। अगर नहीं लिखना चाहते तो इसको मिटा दीजिए, सीधा आप लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इसको लिखेंगे। समझ गया कि कैसे हो रहा है। यानी कि ये तुम्हारा है वृक्ष विधि। वृक्ष जैसे वृक्ष में जैसे शाखाएं निकली होती हैं, उसी तरह इसके भी शाखाएं निकालने हैं आपको। सदैव वो साइड वाले देख रहे हैं, यहाँ पर इसके, यहाँ पर इसके और यहाँ पर इसके, मतलब उसके शाखाएं निकालने हैं, नहीं कि इसके नहीं निकालने हैं, है ना। यानी कि आपको दाएं वाले अंकों की हमेशा शाखाएं निकालनी होती हैं, बाएं वाले अंकों की मतलब शाखाएं नहीं निकालनी होती हैं। तो यहाँ पर आप नोट करके लिख सकते हैं कि संख्याओं में दाएं वाले का हमेशा शाखा निकालना चाहिए, न कि बाएं वालों का, बाएं का। समझ गया, नोट करके आप लिख सकते हैं। अब जब आपको एक संख्या दिया हो तो आप वृक्ष विधि से निकाल देना। समझ गया, आप वहां पर आपको वृक्ष विधि बोल सकता है, यहाँ पर आपको वृक्ष विधि बोलेगा, नहीं बोलेगा, आप बोलेगा जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि इसे वृक्ष विधि द्वारा हल कीजिए, तो वृक्ष विधि द्वारा आप हल कर सकते हैं। अगर नहीं कहा, अगर कहा कि सीधे अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो आपको क्या करना है, सीधे अभाज्य गुणनखंड कर देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभाज्य गुणनखंड क्या कर देना है, कर देना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब 100 यहाँ पर 40 लिखेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे 140 लिखे, और अभाज्य गुणनखंड 2 सत्ते 14, यहाँ पर 35 दूनी 70, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ये अभाज्य गुणनखंड आपका हो गया। इस तरह आप निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। और उसके बाद से इतना आपको क्लियर समझ में आएगा, जब एक संख्या दिया हो, आपको बोले कि वृक्ष विधि द्वारा हल कीजिए, तब आपको वृक्ष विधि द्वारा सॉल्व करना है इस तरीके से। अगर आपको बोला 100, मान लो कोई अंक दे दिया और बोला कि इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तब आपको क्या करना है, इस तरह से करना है। दोनों तरीके से हम बता दिए। हाँ, अब जब 2 संख्याएं दी होंगी, इस तरह तो एक संख्या दी रहती तो आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल लोगे, एचसीएफ और एलसीएम आप लोग निकाल लोगे। अगर 2 संख्याएं दी होंगी और बोलेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, तब कैसे निकालिए, तो आइए अब हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान से यहां से समझिएगा, यहां से आपके जितने भी मैथ के क्वेश्चन होंगे आपको ध्यान से समझना होगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी आपको एकदम माइंड में एकदम सेटअप हो जाए। जैसे कि 2 संख्याओं का
संख्याओं का दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। इसको साइड में कर दिया जाता है, इधर साइड में है। एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। दो संख्या, तो आपको दो संख्या देगा तो उसमें बताएगा ना कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। अगर नहीं दिया क्वेश्चन में कि पहली संख्या है दूसरी संख्या, तो आपको मान लेना कि ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। तो इसके लिए फार्मूला होता है दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक। हाँ, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। समझ आ गया? इसका इंग्लिश फुल फॉर्म है। अब हम मान ले रहे हैं कि माना, ध्यान से इसको हम शॉर्ट कर दे रहे हैं, माना पहली संख्या बराबर ए, आप कुछ भी मान सकते हैं, तथा दूसरी संख्या बराबर बी। आप कुछ भी मान सकते हैं। हाँ, उसके बाद से थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा है, उसमें थोड़ा सा इंक डाल लें, उसके बाद से इसको लिखना है। इंक डाला गया और दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया? बी। तो आपको इस फार्मूला रख देना है, इसको लिख देना है, या a इंटू बी बराबर क्या हो गया? a इंटू बी बराबर क्या हो गया? एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखो, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर तुमको पहली संख्या दी होगी, और दूसरी संख्या पूछेगी, तो इस b को क्या करोगे? गुणा में, तो नीचे क्या आ जाएगा? भाग में हो जाएगा, बट्टा b। यानी कि एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये। अगर दूसरी संख्या दी होगी और पहली संख्या पूछ रही होगी, तो आपको क्या करना है? इस तरह करके ए लिख देना है, यानी कि तीसरी फार्मूला ये। हाँ, समझ गया? अगर बात पूछे कि हमें एलसीएम निकालना है, हमें एलसीएम आपको दिया हो कि बोला कि 15 और 25 का एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए, बोल सकता है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि इस फार्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हम इस ऐसे नहीं लिख सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर a। इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर a इंटू बी लिखा जा सकता है, श्योर लिखा जा सकता है, या इसको इधर लिखे या इसको इधर लिखे, बात तो बराबर है। तो आपको क्या बोलेगा कि पहली संख्या इतना है तथा दूसरी संख्या इतना है और एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम ज्ञात करिए। तो एलसीएम ज्ञात करने का फार्मूला हो जाएगा a इंटू बी बराबर एचसीएफ। तीसरा फार्मूला, चौथा फार्मूला ये। समझ गया? अगर एचसीएफ दिया हो, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा? a इंटू बी बराबर एलसीएम। आपको ये वाला फार्मूला जो होगा ना दोस्तों, ये वाला फार्मूला, ये वाला मेन फार्मूला है। इससे देखो, इससे मैंने कितने, मतलब इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, तो इससे 4 फार्मूला तैयार हो जाएंगे आपके। 1 2 3 4, 4 फार्मूला तैयार हो गए आपके। तो इस पर आपके सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कब सॉल्व किया जा सकता है? जब आपके पास दो संख्याएं हों। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला लगेगा। समझ गया? यही फार्मूला क्या लगेगा? अगर आपके पास 3 संख्या दिया हो और उसके बाद से एलसीएम तथा एचसीएफ पूछे, 3 या 4 या 5 संख्या दिया हो, तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चलते हैं अगले अपने टॉपिक पर।
उस पर अगले मतलब दो या तीन संख्याओं का HCF या LCM निकालने से पहले एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं जो कि पिछले सूत्र पर आधारित है, जो अभी मैंने सूत्र बताया। दो संख्याओं का HCF 23 है और LCM 1449 है। यदि एक संख्या 207 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। जैसे कि दो संख्याओं का HCF यानी HCF हमको दिया है 23, हाँ, LCM हमको दिया है 449 और हमको एक संख्या यानी कि पहली संख्या दिया है 207 और दूसरी संख्या पूछ रहा है। हाँ, तो सबसे पहले चूंकि हम जानते हैं कि B बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM बराबर A होता है कि नहीं होता है, जी होता है। तो सबसे पहले B बराबर क्या हो जाएगा, 23 इंटू LCM की जगह पर 449 रख दे रहे हैं और A की जगह पर 207 रख दे रहे हैं। क्लियर, समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर बस फार्मूला लगाया, जो कि हमारा फार्मूला हम लोग पीछे पढ़े हैं कि दूसरी संख्या बराबर होता है कि LCM यानी LCM का गुणा LCM गुणे HCF यानी लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक बट्टा पहली संख्या। पढ़े हैं हम लोग पिछली कक्षा में। बोलना है कि इसके पीछे मैंने क्या बताया है, इस टॉपिक के पीछे टॉपिक था जिस पर आपको सभी सूत्र बताए थे। अब यहां तक समझ में आ गया। अगर हम इसको काटें तो देख सकते हैं, इसको काटें तो 23 नवा 207 होता है। 23 नवा क्या होता है, 27 के साथ हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20। हाँ, 23 नवा क्या होता है, 207 होता है। अब इसको काट दो 9 से, तो 9 से इसको काटोगे तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, तो 9 एक कम 9, यहाँ पर कितना बचा 5, 9 एक कम 9 कितना बचा 5। यहाँ पर जब 5 हुआ तो यहाँ पर हो गया 54, तो 9 5 45, 9 6 54, क्या हुआ 9 6 54, 9 एक कम 9। हाँ, तो B बराबर कितना आ गया हमारे पास 161, यानी आप लिख सकते हो या दूसरी संख्या बराबर 161 होगा। आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया। इसी तरह आपको क्वेश्चन बनाकर देगा, समझ गया? इस तरह आपको क्वेश्चन इधर उधर करके देगा, आप लोग कर लेना। या फिर देखो आपको इसी तरह से क्वेश्चन दे सकता है कि मान लीजिए आपके पास HCF बराबर, मान लो HCF बराबर दिया है 23 इंटू यहाँ पर दे दिया HCF बराबर दिया है हमको 1409 इंटू 1409, 161 बराबर 23। तो LCM ज्ञात करें, दे दिया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और हमको HCF इतना दिया है, LCM ज्ञात करना। सूत्र लगा देना, LCM बराबर क्या होता है, A इंटू B बट्टा HCF। ये सूत्र लगा देना, ये फार्मूला लगाओगे तो फटाक से आंसर आ जाएगा, है ना? इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए आप लोग। कई संख्याओं का HCF निकालना, यानी कि कई संख्याओं का मतलब हुआ कि दो से अधिक संख्याओं का, दो से अधिक संख्याओं का, यानी कि तीन या तीन से अधिक संख्याओं का। यहाँ आप लिख सकते हैं तीन या तीन से अधिक संख्याओं का HCF ज्ञात करना या कई संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो तक मैं कई संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए बता दे रहा हूँ। 3 या 3 से अधिक आप लोग जानते होंगे, आपको मैंने बता दिया। तीन या 3 से अधिक संख्याओं का HCF ज्ञात करना। अब कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात किया जाएगा आखिरकार में? तो आपको सबसे पहले 3 संख्या दिया होगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, LCM और HCF ज्ञात करने के देगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, HCF ज्ञात कीजिएगा। उस संख्याओं में से क्या कीजिएगा, इसमें नोट करके लिख दीजिएगा
नोट करके कि जब 3 या 3 से अधिक संख्या दे तो हम सबसे पहले HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करें पहला नोट। अभी मैं यहाँ पर एक और नोट लिखवाऊंगा, उसके बाद से अभी बता रहा हूँ। जैसे कि 3 संख्या कोई हम ले रहे हैं बुक से, कोई भी संख्या 3 संख्या ले लिए 12, 18, 24। कौन सी संख्या ले लिए? 12, 18, 24 ले लिए। 12, 18, 24 मैंने ले लिया 12, 18 और 24। तो पहले इसका HCF निकाल लिया जाए। तो HCF आप जानते हो कि अलग अलग निकाला जाता है, तो इसका HCF निकाल लिया जाए। HCF कितना आएगा? 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 18, 2 9 18, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। आपको इस क्लास में आप चले गए होंगे, 10 में चले गए होंगे, तो आपको LCM और HCF निकालना तो आता होगा मेरे भाइयों। आपको LCM और HCF तो निकालना आना ही चाहिए। अब मैं आपको LCM और HCF नहीं निकालना सिखाऊं, आपको विधि बता दे रहा हूं कि कैसे। आपको बोला जाए तो यहाँ पर देखिए 12 है तो 2 से कट जाएगा 6 बार में, फिर ये 6 है तो 2 से कट जाएगा 3। अब 3 2 से कटेगा नहीं कटेगा, विषम संख्या तो विषम संख्या से काट दिए। अब देखिए 18 है, 18 एक सम संख्या है। जहां 0 2 4 6 8 जिस संख्या के अंत में आता है ना तो वो सम संख्या कहलाता है। तो 0 6 8 10 12 14 ये क्या है? तो संख्या का अंत में क्या है? 8 है, यानी कि सम संख्या है। तो सम संख्या हमेशा 2 से विभाजित होता है, तो 2 से काट दिए तो यहाँ पर 9 आ गया। 9 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या यानी 3 के पारा में 9 आता है, तो 3 तिरिके 9 और फिर एक विषम संख्या 3 एकम 3। अब 24 आ गया। अब 24 आ गया है। 24 एक सम संख्या, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। आपको ये आना चाहिए। अब देखिए, अब हमारे पास क्या हुआ? प्राप्त उत्तर आ गया ना, तो हम लिख देंगे इधर। इसके बाद से हम लोग लिखेंगे 12, 18 और 24 कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसका आया 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आया 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 3 बार 2, 1 2 3 और 1 2 3 और एक बार 3। हाँ, अब देखो यहां से HCF कैसे निकलता है। HCF निकालने के लिए ना जो तीनों पद में हो तब निकल सकता है। क्या हो सकता है? तब निकल सकता है। समझ गया? जैसे कि मान लो 2 तीनों में है तो तीनों ऐसे घेरा पार देंगे। अब देखो और कोई दो मतलब तीनों है, हाँ यहाँ पर है तीनों, तो ऐसे 2 घेरा पार देंगे। पार दिया, पार दिया। 12 18 24 पारा गया कि नहीं पारा गया? 2 12, 2 6 12, 2 3 6। अब देखो, अब हमारे पास क्या आया कि 2 3 और ये 2 3, तो हमारे पास HCF कितना आ गया? HCF कितना आ गया? जब दोनों, अब इसके पास कोई संख्या मैच नहीं कर रहा है तो हमारे पास HCF कितना आ जाएगा? तो हमारे पास HCF आ जाएगा, HCF बराबर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 यानी कि 6। HCF बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? HCF बराबर आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हमारे पास LCM की बात करते हैं। तो LCM सबसे आसान है, जो निकला होता है उसको लिख दिया जाता है। जैसे कि मतलब 2 और 3 तीनों में मतलब कॉमन है, तो 2 इंटू 3 और उसके बाद से जितना अंक बचता है ना सब लिख दिया जाता है, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 44, 144। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये दोनों आपको समझ में। इस पर एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, तब तक इस आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। तो आपको समझ में ये मतलब ये समझ में आ गया होगा। तो मैंने 12 18 और 24 का HCF ज्ञात करने के लिए बता दिया और LCM ज्ञात करने के लिए बता दिया। एक बार एक सेकंड ऐसे रुकिएगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर
ओहो गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक। ओहो माइंड भी मेरा ना कभी कभी का। जब आपको दो संख्या यानी कि दो पद में भी दिया रहेगा ना दो संख्या, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक 2 है और यहाँ पर एक 2 है, तो उसको एक ही 2 लिखेंगे, समझ गया? एक ही 2 लिखेंगे, यानी 2 मेरा यानी कि तीन तीन मतलब 3 अभाज्य गुणनखंड आपके पास दिया है, 3 संख्या का अभाज्य गुणनखंड दिया हो, लेकिन दो अभाज्य मतलब 2 अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 संख्या हो तो उसे एक ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 और 2 है तो उसे एक ही 2 लिखेंगे। तो 3 दूनी 6 सॉरी 3 दूनी 6 दूनी 12 12 36 दूनी 72 होगा। इसका आंसर कितना होगा? 72। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, इसके लिए माफ कर देना हमको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हमसे। 72 है ना, 2 में भी पद में रहेगा तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो ये 2 है तो एक ही लिखेंगे, यहाँ पर भी रहेगा तो एक ही लिखेंगे, 3 रहेगा तभी एक ही रखेंगे। यानी कि तीनों पद में 2 2 है तो एक ही 2 लिखा गया है, तीनों पद में 3 है तो 2 एक ही 3 एक ही बार लिखा गया। लेकिन एलसीएम ज्ञात करने समय ना कि 2 पद में 2 है 2 2 है तो इसे एक ही 2 लिखेंगे। समझ में आया कुछ? हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जब 3 या 3 से अधिक संख्या हो तो हम सबसे पहले एचसीएफ क्या करते हैं? प्राप्त एचसीएफ का एलसीएम ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। प्राप्त एचसीएफ का प्राप्त एचसीएफ को लेकर अन्य संख्याओं से गुणा कर एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करते हैं। यानी कि प्राप्त एचसीएफ को लेकर है ना, प्राप्त एचसीएफ कितना है? 2 × 3 को लेकर अन्य संख्याओं से गुणा करते हैं, यानी अन्य संख्याओं के साथ गुणा करते हैं, अन्य संख्याओं के साथ गुणा कर एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो अन्य संख्याओं यानी कि 2 3 2 से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। और यहाँ पर एक और नोट लिख लेना कि जब गुणनखंड में क्या हो कि जब गुणनखंड में क्या हो कि 2 पद में एक ही संख्या हो, 2 पद में, जब गुणनखंड में 2 पद में एक ही संख्या हो तो उसे एक बार ही लिखते हैं। आपके लिए लिखवाया जा रहा है कि अगर 2 पद में एक ही संख्या हो, यानी 1 2 3, यानी एक पद में 2 है, इधर भी एक पद में 2 है, तो एक ही संख्या लिखेंगे। यानी कि मान लो यहाँ पर एक और 3 होता, तो यहाँ पर एक 3 है और यहाँ पर एक 3 है, तो एक ही 3 को हम लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक और 3 रहता है तो एक ही 3 को हम लिखते हैं, लेकिन फिलहाल तो नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे। इस पर मैं एक एग्जाम्पल और करा दे रहा हूँ जिससे आपको एकदम ध्यान से समझ में आएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल और, जिससे कि आप कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा, कोई भी सवाल लगा लोगे। जैसे कि यहाँ पर देख लो, ये हम खुद बनाए हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें आपको ये तीनों फॉलो करेगा रूल, और ये तीनों मतलब फॉलो करेगा, इससे कहीं बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लो 18 45 और 60 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना। तो 18, तो सबसे पहले आप 18 का क्या कीजिए, पहले क्या करना है, जब 3 या 3 से अधिक अंक दे तो हम सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3 हो गया। और फिर से हम 45 का ज्ञात करें भाई, 3 से 15 3 45, यानी 3 1 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। अब 60 का 2 से काटे तो 30 दूनी 60 होता है, 15 दूनी 30, 3 5 15 और 5 1 5 आपको मिल गया। और यहाँ पर आप देखें तो 18
45 और 60 का गुणनखंड क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पर फिर आया 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। यहाँ पर ध्यान से आपको केयरफुली समझने का दे रही है। अब देखिए HCF वो होता है ना जो HCF ज्ञात कर लें। तो HCF क्या होता है, HCF जिसमें तीनों अंक हो, जिसमें क्या हो तीनों अंक हो, या ना कि दो अंक, यानी कि इसमें आपको ऐसा अंक ढूंढना है जो तीनों में हो HCF में। तो तीनों में कौन कौन सा है, तो आप देख सकते हो कि इस पद में कोई नहीं है, इस पद में है। देखो यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर तीनों पद में 3 3 है। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा अपना, HCF बराबर हमारे पास 3। अब LCM ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखो, अब हमारे पास HCF ज्ञात करें, HCF हमारे पास ज्ञात हो गया। प्राप्त HCF को लेकर, यानी प्राप्त HCF हमारे पास कितना आ गया 3, तो हम 3 को ले रहे हैं इंटू प्राप्त HCF को लेकर अन्य संख्याओं के साथ गुणा कर LCM ज्ञात कर रहे हैं। अन्य संख्याओं के साथ गुणा, तो इसमें कितने अन्य संख्या हैं 1 2 3 4 5 6 7 के साथ लेकर गुणा कर ले। लेकिन इसमें देख लें कि कौन कौन संख्या मतलब एक ही बार लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दो पद हैं, यानी कि इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, तो यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे 1 ही 2 लिखेंगे, 1 ही 2। हाँ, और फिर से देखें तो इसमें 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो क्या लिखेंगे 1 ही 5 लिखेंगे। और फिर से बचा, अब देखिए अब क्या हुआ कि फिर से यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो हम क्या लिखेंगे 1 ही 3 लिखेंगे। क्या करेंगे 1 ही 3 लिखेंगे, 1 ही 3 लिख दिए। और फिर से देखिए बस 2 बचा तो 2 लिख दिए। क्लियर, आपको समझ में आया कि यानी कि 2 पद में अगर 2 हो ना, 2 पद में भी अगर कोई संख्या 2 हो तो उसको 1 ही लिखते हैं LCM ज्ञात करते समय। समझ गया, जैसे कि यहाँ पर 5 2 में था तो हम 1 ही 5 लिखे। यहाँ पर 3 2, यहाँ पर 3 क्या था 2 पद में था तो 3 एक ही बार लिखा गया है। 2 पद में था तो 1 ही 2 लिखा गया है। अब इसको काउंट कर लिया जाए तो 3 दूनी 6, 6 पच्चे 30, 30 तिहाई 90, 90 दूनी 180, 90 दूनी क्या होता है 180, 180, यानी कि HCF बराबर 3 और LCM बराबर 180, जो कि हमारा यही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और उस दोस्तों तक पहुंचाइएगा जिसे LCM HCF निकालने में बहुत दिक्कत होगा। आपको मैंने 3 रूल बताया। अगर संख्या 1 हो यानी एक ही संख्या हो तो वृक्ष विधि से आप एक संख्या को निकाल, 2 संख्या हो तो रूल फॉलो करेगा, रूल बताया गया, और 3 या 3 से अधिक संख्या हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। हाँ, अगर 3 या 3 से अधिक संख्या हो तो HCF ज्ञात करने के लिए HCF भी ज्ञात कर लोगे आप, LCM ज्ञात करें तो LCM भी ज्ञात कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको एकदम समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो धन्यवाद। आप यहाँ पर हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। अब मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में।